भाग 6 प्रशासन और शासन। प्रशासन किसी भी राज्य की रीढ़ होता है। यदि शासक केवल विजय प्राप्त कर ले और राज्य को स्थिर व सुव्यवस्थित न कर सके तो उसका साम्राज्य अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता। सम्राट विक्रमादित्य केवल युद्ध कौशल और वीरता के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थे, बल्कि उनके सुव्यवस्थित प्रशासन और न्यायपूर्ण शासन ने भी उन्हें युगों तक अमर बना दिया। उनकी शासन व्यवस्था इस बात का आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार धर्म, नीति और संगठन के सहारे एक विशाल साम्राज्य को न केवल स्थिर रखा जा सकता है, बल्कि प्रजाजन के सुख सुविधा और कल्याण का भी ध्यान रखा जा सकता है। प्रशासन की संरचना। सम्राट विक्रमादित्य का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में दक्कन तक और पश्चिम में सिंधु प्रदेश से लेकर पूर्व में बंगाल तक विस्तृत था। इतने विशाल भूभाग पर शासन करने के लिए उन्हें एक सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता थी। मुख्य तत्व केंद्रीय शासन। राजधानी उज्जैन में दरबार लगता था, जहां नवरत्न विद्वान और मंत्रीगण परामर्श देते थे। प्रांतीय शासन। साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया गया। प्रत्येक प्रांत का प्रमुख उपराज या महामंडलेश्वर होता। जनपद और ग्राम प्रशासन। प्रांतों के अंतर्गत छोटे छोटे जनपद थे। ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को भी अधिकार दिए गए। इस प्रकार सत्ता का केंद्रीयकरण तो था, परंतु स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकरण भी सुनिश्चित किया गया। न्याय व्यवस्था। विक्रमादित्य को न्यायप्रिय सम्राट कहा जाता है। उनके न्याय का आधार धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र दोनों थे। राजा का मानना था कि राजा वही है जो न्यायप्रिय हो, अन्यथा वह केवल शोषक है। न्यायालय 4 स्तरों पर काम करते थे: ग्राम, जनपद, प्रांत और राजधानी। राजा स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश थे। कठिन मामलों में वे स्वयं सुनवाई करते थे। अपराधियों को कठोर दंड मिलता, लेकिन निर्दोष को कभी दंडित नहीं किया जाता। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा कानून थे। लोक कथाओं में वर्णित है कि कभी कभी सम्राट विक्रम वेश बदलकर स्वयं जनता के बीच जाते और उनके दुख सुख सुनते। कर व्यवस्था और अर्थनीति। साम्राज्य की समृद्धि का मूल आधार था संतुलित कर व्यवस्था। भूमि कर मुख्य आय का स्रोत था, परंतु यह केवल उपज के एक भाग पर आधारित होता। व्यापार कर और सीमा शुल्क भी लिया जाता, किंतु यह अत्यधिक नहीं होता। किसानों को सूखा, बाढ़ या आपदा के समय कर माफी मिलती। राजकोष से सिंचाई, सड़क, नगर निर्माण और धर्मशालाओं पर व्यय किया जाता। विदेश व्यापार से भी भारी आय होती थी, विशेषकर मसाले, रत्न, वस्त्र और धातुओं से। सम्राट की अर्थनीति का मूल उद्देश्य था राज्य को समृद्ध बनाना, परंतु प्रजा पर भार न डालना। प्रजापालन और लोक कल्याण। विक्रमादित्य का शासन प्रजा केंद्रित था। उन्होंने सड़कें, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाईं। शिक्षा हेतु गुरुकुल और पुस्तकालय स्थापित किए। कला और साहित्य को संरक्षण दिया, जिससे उज्जैन सांस्कृतिक राजधानी बन गया। गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सहायता के लिए विशेष कोष बनाया गया। सार्वजनिक त्योहारों और मेलों को राजाश्रय दिया गया। उनकी दृष्टि में प्रजा परिवार समान थी। सेना और सुरक्षा। साम्राज्य की स्थिरता के लिए सुदृढ़ सेना अनिवार्य थी। सेना 4 अंगों में बंटी थी: पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी सेना। नौसेना भी विकसित की गई थी ताकि समुद्री व्यापार और तटों की सुरक्षा बनी रहे। सीमा पर किले और चौकियां स्थापित थीं। गुप्तचर विभाग अत्यंत सक्रिय था, जो विद्रोह और षड्यंत्र की सूचना समय पर देता था। सेना केवल शत्रु विजय के लिए ही नहीं, बल्कि आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए भी थी। धर्म और सहिष्णुता। विक्रमादित्य का शासन धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था। उन्होंने हिंदू मंदिरों को संरक्षण दिया, साथ ही जैन और बौद्ध विहारों को भी दान और अनुदान दिया। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान स्वतंत्रता प्राप्त थी।
विदेशी धर्मावलंबियों का भी सम्मान किया जाता था। इस नीति से राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा। विद्वानों और कला का संरक्षण। सम्राट विक्रमादित्य का दरबार नवरत्नों के कारण प्रसिद्ध हुआ। कालिदास, वराहमिहिर, अमर सिंह जैसे विद्वानों को राजाश्रय मिला। साहित्य, नाटक, काव्य और ज्योतिष का स्वर्णयुग आया। संगीत और नृत्य को भी प्रोत्साहन दिया गया। नगर नियोजन, स्थापत्य और मूर्तिकला का उत्कर्ष हुआ। इस प्रकार उनका प्रशासन केवल राजस्व और सेना तक सीमित न रहकर सांस्कृतिक उत्थान का भी माध्यम बना। विदेश नीति और राजनय। प्रशासन का एक महत्वपूर्ण पक्ष था विदेश नीति। पड़ोसी राज्यों के साथ संधि और मैत्री स्थापित की गई। रोमन साम्राज्य, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापारिक संबंध बनाए गए। विदेशी यात्रियों और व्यापारियों को सुरक्षा और सुविधा दी गई। राजदूत मंडल अन्य देशों में भेजे जाते थे। इससे न केवल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा मिली। प्रशासनिक विशेषताएं। न्यायप्रियता, राजा स्वयं न्याय करता। लोक कल्याणकारी दृष्टि, हर नीति में प्रजा का हित सर्वोपरि। सहिष्णुता, सभी धर्मों को समान संरक्षण। संतुलित कर व्यवस्था, कर उचित और सहनशील। सांस्कृतिक उत्थान, विद्वानों और कलाकारों का संरक्षण। मजबूत सुरक्षा तंत्र, सेना और गुप्तचर दोनों ही सक्रिय। सम्राट विक्रमादित्य का प्रशासन केवल शासन का ढांचा नहीं था, बल्कि वह धर्म, न्याय और करुणा पर आधारित एक आदर्श था। उनके शासनकाल को भारत के स्वर्णयुग के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि शासक का असली बल उसकी सेना में नहीं, बल्कि प्रजा के विश्वास और प्रेम में है। जनता का जीवन। विक्रमादित्य के युग में सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास में केवल राजनीतिक विजय या सांस्कृतिक उत्कर्ष का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जनता के सुखमय और संतुलित जीवन का भी युग था। जिस कालखंड को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है, उसमें जनता का जीवन स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध था। उस युग की सामाजिक व्यवस्था धर्म, नीति और लोकाचार पर आधारित थी। कृषि, व्यापार, शिक्षा और कला संस्कृति सभी क्षेत्रों में जनसामान्य को उन्नति के अवसर प्राप्त थे। सामाजिक ढांचा। विक्रमादित्य के युग का समाज वर्ण और आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। ब्राह्मण शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान और मार्गदर्शन का कार्य करते थे। क्षत्रिय राज्य की रक्षा और शासन का भार संभालते थे। वैश्य कृषि, पशुपालन और व्यापार में लगे रहते। शूद्र श्रम, सेवा और हस्तशिल्प से समाज की रीढ़ बने रहते। हालांकि वर्ण व्यवस्था का ढांचा था, लेकिन विक्रमादित्य के काल में व्यक्तिगत योग्यता और कर्म को भी महत्व मिलने लगा था। पारिवारिक जीवन। परिवार संयुक्त होता था, जिसमें दादा दादी, माता पिता, भाई बहन और बच्चे एक साथ रहते। स्त्रियों को घर की गृहलक्ष्मी माना जाता था। वे शिक्षा और कला में भी दक्ष होती थीं। विवाह धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक उत्सव दोनों का संगम होता। बच्चों को छोटी आयु से ही शिक्षा और शिष्टाचार सिखाया जाता। ग्राम जीवन। भारत की आत्मा गांवों में बसती थी और विक्रमादित्य के समय में भी यही स्थिति थी। गांव आत्मनिर्भर इकाई था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। पंचायत गांव का प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र थी। हर गांव में कुएं, तालाब और मंदिर होते। लोग सामूहिक श्रम से गांव के कार्य पूरे करते। नगर जीवन। नगरों का जीवन गांवों से भिन्न था। उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी, सोमनाथ, तक्षशिला जैसे नगर समृद्ध व्यापार और शिक्षा के केंद्र बने। चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित बाजार और धर्मशालाएं नगर की विशेषता थीं। नगरों में कारीगर, व्यापारी, शिक्षक और कलाकार रहते। शहरी लोग सांस्कृतिक आयोजनों, नाट्यशालाओं और उत्सवों में भाग लेते। आर्थिक जीवन। कृषि। धान, गेहूं, जौ, गन्ना और कपास मुख्य फसलें थीं।
सिंचाई हेतु कुएं, नहरें और तालाब बनवाए गए। कृषि कार्य सामूहिकता और ऋतुचक्र पर आधारित था। व्यापार, आंतरिक व्यापार नगर और गांवों के बीच चलता। बाहरी व्यापार समुद्र और स्थल मार्ग से होता। रेशम, मसाले, धातु और रत्न विदेशों में निर्यात किए जाते। व्यापारी संघ, गिल्ड सक्रिय थे। हस्तशिल्प, लोहार, बढ़ी, कुम्हार, सुनार और बुनकर समाज में प्रतिष्ठित थे। उनके बनाए सामान नगर और विदेश तक जाते। शिक्षा और ज्ञान, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। वेद, उपनिषद, गणित, खगोल, औषधि और कला का अध्ययन कराया जाता। तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय प्रसिद्ध थे। स्त्रियों और विदेशी छात्रों को भी शिक्षा मिलती। धर्म और आस्था, धर्म जनता के जीवन का मूल आधार था। लोग वेद, पुराण, महाकाव्य और धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते। मंदिर, मठ और विहार जनजीवन के केंद्र थे। बौद्ध, जैन और वैदिक धर्म साथ साथ पनपते। हर त्योहार और यज्ञ सामूहिक उत्सव बन जाता। उत्सव और मेलों का जीवन, जनता का जीवन रंग बिरंगे उत्सवों से भरा होता था। दीपावली, लक्ष्मी और धन की पूजा। होली, आनंद और मिलन का पर्व। नवरात्रि और दुर्गा पूजा, शक्ति उपासना। ग्राम मेले, व्यापार, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुंभ मेला, तीर्थ और धार्मिक समागम। इन उत्सवों ने जनता को सामाजिक और धार्मिक रूप से जोड़े रखा। कला और मनोरंजन, नृत्य, संगीत और नाटक जनजीवन का हिस्सा थे। लोकगीत और लोकनृत्य हर क्षेत्र में लोकप्रिय थे। मूर्तिकला और चित्रकला में जनभावनाओं का प्रतिबिंब मिलता था। नगरों में नाट्यशालाएं और ग्रामों में खुले मैदान सांस्कृतिक केंद्र थे। स्त्रियों की स्थिति, स्त्रियां शिक्षित और कला में निपुण होती थीं। वे धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में सक्रिय रहतीं। राजमहलों से लेकर गांवों तक स्त्रियों का सम्मान था। हालांकि युद्ध और राजनीति में उनकी भूमिका सीमित थी, लेकिन कई रानियां और विदुषियां इतिहास में अमर हुईं। स्वास्थ्य और जीवन शैली, आयुर्वेद चिकित्सा का प्रमुख साधन था। वनौषधियां और जड़ी बूटियां प्रचलित थीं। व्यायाम, योग और आहार पर ध्यान दिया जाता। स्वच्छता और जल प्रबंधन से महामारी कम फैलती। जनता और सम्राट का संबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। जनता और राजा का घनिष्ठ संबंध। विक्रमादित्य वेश बदलकर जनता के बीच जाते और उनकी समस्याएं सुनते। न्यायप्रिय और दयालु होने के कारण जनता उन्हें जनकल्याणकारी राजा मानती। जनता राजा के आदेशों का पालन करती और बदले में राजा उनकी सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करता। विशेषताएं, समाज संगठित और संतुलित। कृषि और व्यापार से समृद्धि। धर्म और आस्था से जीवन में संतुलन। शिक्षा और कला से सांस्कृतिक उत्कर्ष। उत्सव और मेलों से सामाजिक एकता। सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में जनता का जीवन सुरक्षित, संपन्न और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था। यह काल एक आदर्श उदाहरण है कि जब शासन न्यायपूर्ण और धर्मपरायण होता है तो जनता भी सुखी और उन्नत होती है। इसीलिए विक्रमादित्य का युग आज भी भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है।